आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। एशिया के अंदर कंटेनमेंट ऑफ चाइना वाली पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका ने ये जो क्वाड के प्लेटफॉर्म से चाइनीज़ बीआरआई के मुकाबले में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया हुआ है। इस पे मैंने कुछ हफ्ते पहले बात की थी जब टोक्यो में जापान में होने वाले क्वाड इजलास के दौरान ये खबरें आ रही थी कि कोई 50 अरब डॉलर से ज़्यादा का अमाउंट इस मंसूबे के लिए मुख्तस किया गया है अमेरिका की जानिब से बीआरआई को एशिया में कम्पीट करने के लिए। 29 मई को मैंने कहा था कि हाउ इंडिया एंड यूएस विल यूज बांग्लादेश अगेंस्ट चाइना इन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। हालांकि उस वक्त तक दूर दूर तक बांग्लादेश को इसके अंदर कोई भी दावत नहीं दी गई थी, कोई खबरें इस तरह की नहीं आ रही थी, लेकिन मेरी ये असेसमेंट थी कि बांग्लादेश को अमेरिका या इंडिया अप्रोच करेंगे और मेरा ये ख्याल था कि ये इंडोनेशिया और ये सारे तो आगे पॉसिबली ये सारे के सारे जो आसियान के मुल्क हैं इंक्लूडिंग ये जो बर्मा है इसको भी ये अप्रोच करेंगे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर शामिल करने के लिए, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव असल में कैंप पॉलिटिक्स को फ़रोग देना है। इस रीजन के अंदर चाइना के खिलाफ एक अल्टरनेट एक फाइनेंशियल कैंप कायम करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका अपनी सरपरस्ती में। अब 29 मई को जब मैंने ये बात की थी ब्रॉडर व्यू के अंदर कि बांग्लादेश को ये घेरेंगे, अच्छा इसके तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर क्या हुआ है कि न्यू एज बांग्लादेश के अंदर ये खबर लगी कि यूएस ब्रीफ्स बांग्लादेश ऑन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। बांग्लादेश का नाम शुरू में पॉसिबल पार्टनर्स की लिस्ट में नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि देखें ये जो शेख हसीना ने इंडिया को चिटागोंग पोर्ट ऑफर किया हुआ है ये मुझे लग रहा है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर चला जाएगा प्रोजेक्ट, ये जो भी हो रहा है। इसकी वजह यह है कि दे वांट टू ब्रेक द चाइनीज मोनोपोली ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन। जापान और साउथ कोरिया के बलबूते पे वो ऐसा करना चाह रहे हैं अमेरिकन से, एक अल्टरनेट सप्लाई चेन सिस्टम वो पैदा करना चाहते हैं जिसको वो वाया आसियान के ममालिक के ज़रिए इंडिया तक लाएंगे और उसके लिए उनको लाजमन बांग्लादेश के पोर्ट्स चाहिए होंगे। देखिए इंडिया इज़ देयर मेन अलाय, ये जो क्वाड के ममालिक है ना, इंडिया इनका मेन इत्तेहादी है अगेंस्ट चाइना। बट द प्रॉब्लम इज दैट इंडिया इज़ हेविली डिपेंडेंट ऑन चाइनीज़ सप्लाई चेन। इंडिया की पूरी मार्केट ही चाइनीज़ माल पे चलती है, तो वो इसको ब्रेक करना चाहते हैं। इस सारी सप्लाई चेन के अंदर जो चाइनीज़ डोमिनेंस है उसको ब्रेक करना चाहते हैं। इसके अलावा कोई और मकसद है ही नहीं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का, और कोई इसकी वजह ही नहीं है। अपेरेंटली ये आपको इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट लगता है, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव रीजन के अंदर कैंप पॉलिटिक्स को मजबूत करना है और चाइना के फाइनेंशियल असर को डाउन करना है। अब बांग्लादेश का इस पे स्टांस सामने आया है, पिछले 1-2 दिनों के अंदर बांग्लादेश का एक स्टांस सामने आया है अमेरिका की तरफ से इनको अप्रोच किए जाने के बाद। पीटर हास जो कि अमेरिका के सफ़ीर हैं बांग्लादेश के अंदर, ये बड़ा एक्टिव हैं आजकल बांग्लादेश को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर शामिल कराने के लिए। ऐसा लग रहा है कि सारे सफ़ीरों की तरह इनको भी टास्क दिया गया है कि आप जहाँ पे लॉबिंग करें वहाँ पर और लोगों को कन्विंस करें वहाँ पर कि आप इसमें शामिल हो जाएं। अच्छा, इस पे अब बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने 2-3 इंपॉर्टेंट बातें की हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट कर रहा है कि ढाका लुक्स इनटू इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मोमिन। इसी में वो ये कह रहे हैं कि हम इसको स्टडी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, हमें इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन 2-3 बातें मोमिन साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट की है। उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने ये कहा कि चीन के हवाले से उनसे पूछा गया कि चीन तो इसको अच्छा नहीं समझता, वो तो समझते हैं कि कैंप पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी रीजन के अंदर। तो AK अब्दुल मोमिन ने इसके जवाब में कहा कि देखें हम एडवाइस तो सबकी सुनेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है किसी की एडवाइस सुनना, लेकिन करेंगे तो वही ना जो कि हमारे हक में होगा। तो इसका एक तरह से गोलमोल सा जवाब दिया है कि चाइना की सुनेंगे भी लेकिन हम अपनी भी करेंगे। इस तरह से उन्होंने गोलमोल किस्म का जवाब दिया है, बिकॉज इट्स टू अर्ली। अभी ये प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेजेस पे है, तो वो जाहिर सी बात है डिप्लोमेट है, हतमी तौर पर तो कुछ फाइनल बात तो नहीं कर सकते ना, तो बिल्कुल डिप्लोमेट के अंदाज में, अच्छे डिप्लोमेट के अंदाज में उन्होंने डिप्लोमेटिक जवाब दिया है कि चाइना भी नाराज़ ना हो और अमेरिकन भी ज़रा खुश रहें इससे। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हमें ये पता चला है कि ये जो है वो इसके अंदर कोई सप्लाई चेन का भी एलिमेंट है, ये जो रीजनल सप्लाई चेन के हवाले से भी वो इसको बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में। तो हम भी तो यही चाहते हैं
कि किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इस मुद्दे पे तो हम बिल्कुल उनके साथ हैं, अमेरिकन के साथ करना चाहते हो ठीक है, हम भी यही चाहते हैं कि सप्लाई चेन सही हो, सबके लिए मसला ना हो कोई ना कोई। अब इन सारी बातों से जो बॉटम लाइन सामने आ रही है ना, वो ये आ रही है कि अभी तक यानी अमेरिकन ने अप्रोच कर दिया है बांग्लादेश को कि आप आ जाएं इसके अंदर हमारे साथ, और इनके साथ कोई 2 दर्जन से ज़्यादा 3 दर्जन से ज़्यादा बल्कि मुल्क आ चुके हैं अभी तक इसके अंदर। लेकिन बांग्लादेश की जहाँ तक सिचुएशन है तो वहाँ अभी तक दे आर नॉट श्योर कि व्हाट टू डू। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, अभी तक उनकी तरफ से कोई फाइनल बात नहीं की गई अमेरिकन दबाव के बावजूद। नाउ इस पे चाइना वैसे कह चुका है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है ना ये ज़्यादा चलेगा ही नहीं, और वो कह रहे हैं कि ये मंसूबा सिर्फ केओस मचाएगा रीजन के अंदर, और बाकी इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, केओस मचेगा। चाइना का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स, जिसमें हमेशा इनकी सरकार का मौक़िफ़ ही छप रहा होता है, यानी जो ऑफिशियल लाइन होती है ये उसी को लेकर चलते हैं, इसमें वो ये कह रहे हैं कि विल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ब्रिंग बेनिफिट्स और केओस। चाइनीज़ बहुत कॉन्फिडेंट हैं वैसे कि जैसे ब्लू डॉट नेटवर्क अमेरिका का प्लान फेल हुआ था इसी तरह का था, लेकिन वो ग्लोबल लेवल का था। वो कह रहे हैं जैसे वो फेल हुआ था ना तो ये भी फेल हो जाएगा। इसकी 3-4 बड़े रीज़न हैं। सबसे पहला जो इसका बड़ा रीज़न मुझे नज़र आ रहा है ना, एक तो ये है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मुझे लग रहा है पर्सनली कि ये हवा में बना हुआ प्लान है, इट हैज़ नो बेसिस। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि देखें अमेरिकन तोते तो मीडिया के अंदर बैठ के इसकी तारीफ में ज़मीन आसमान मिला देंगे, बुढ़े बुढ़े जर्नलिस्ट आएंगे, बुढ़े बुढ़े वो डिप्लोमेट्स आके कहेंगे देखें अच्छा है, इतना बड़ा ज़बरदस्त, बढ़िया ज़बरदस्त, इसमें जाना चाहिए, सब कहेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पे, और इम्पोर्टेंट सवाल है, इसका गारंटियर कौन है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कौन है भाई इसके पीछे? गारंटियर कौन है? मुझे ये बताएं। जो भी मंसूबे लगेंगे इसके तहत, बांग्लादेश में लगे, इंडिया में लगे, कहीं पे भी लगे, तो अगर बीच में फंडिंग रुक गई तो फिर आप किसको बोलेंगे? कौन सा मुल्क? ये तो 6-7 मुल्क मिल के बना रहे हैं ना, तो क्या किसको बोलेंगे आप? फिर बीच में पैसे आना बंद हो गए तो क्या करेंगे आप? आधे में लटका देंगे, और वो जो आप कर्जा ले, इन्वेस्टमेंट की सूरत में कर्जा लेकर आपने ऊपर बैठे रहेंगे तो वो आपके ऊपर चढ़ता रहेगा इंटरेस्ट के साथ। इसको कौन फेस करेगा फिर? गारंटियर कोई नहीं है इसका। सबसे बड़ी बात, पहली बात तो ये है, BRI के पीछे हुकूमत चाइना है, हुकूमत चाइना है। इधर क्या है, 6-7 मिल के गारंटी दे रहे हैं। इंडिया भी है उसमें अमेरिका भी है, उसमें कोरिया भी है, उसमें जापान भी है। ये क्या चक्कर है? उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है। आप किसको पकड़ेंगे भाई कल को गड़बड़ होगी तो? मतलब देखें, अगर इंडिया के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर फ़र्ज़ करें कोई अवामी दबाव के नतीजे में या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस वहाँ पे आ गए, या कोई डिप्लोमेटिक मजबूरियों के कारण इस प्रोग्राम का विरुद्ध होता है कि पैसे नहीं दे, इसको फंडिंग नहीं करें इसकी, तो फिर कहाँ से प्रोजेक्ट्स चलेंगे? जो मुल्क इसके अंदर शामिल होंगे कैसे? उधर तो BRI है ना, एक ही मुल्क है ना, चाइना एक ही मुल्क है, अकेला मुल्क जिम्मेवार है। इधर कौन जिम्मेवार होगा फिर? मुझे बताएं। कोई एक उनका फरीक इधर उधर हो गया मुल्क, तो क्या बाकी सारी तो पूरा का पूरा सिस्टम ही डावाडोल हो जाएगा ना। अच्छा, अगर इन मुल्कों में जो कि सो कॉल्ड जमहूरियतें हैं बाय द वे, फ़र्ज़ करें इनके अंदर कल को दूसरी पार्टियां आ गई हुकूमत में, तो क्या इस प्रोजेक्ट की फ़ंडिंग जारी रहेगी? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या फंडिंग जारी रखेंगे? फ़र्ज़ करें बाइडन की जगह ट्रंप आ जाता है, ट्रंप तो बिल्कुल अलग से पॉलिसियाँ, आप देखें ट्रंप ने क्या क्या मंसूबे बंद किए जब वो आ गया, क्या क्या प्रोजेक्ट्स उसने, बाइडन वो जो पिछले ओबामा सरकार वाली थी उस वक्त बाइडन नायब सदर हुआ करता था, इसने कितनी स्कीमें उनकी बंद की थी। फ़र्ज़ करें इस बार भी बंद कर दे, दोबारा जीत के आ सकता है ना, तो फिर आप क्या करेंगे? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे BRI के पीछे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। शी जिनपिंग एक तो जाएगा नहीं 2030 तक, अगर वो चला भी गया फॉर एग्जांपल, तो पीछे कौन आएगा? इसी पार्टी का बंदा आएगा, और यही पार्टी इंडोर्स करती है असल में इसको, BRI को। इसका मतलब है कि वहाँ पर एक सर्टनिटी है, वहाँ पर रिस्क नहीं है इतना बड़ा, यहाँ पर रिस्क है। ये तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अभी तक US कांग्रेस ने इसको अप्रूव क्यों नहीं किया? ज़रा देना, अमेरिकन कांग्रेस से लेना जिम्मेवारी इसकी कि हम इसके पीछे, हम ही कुछ गड़बड़ नहीं होगी, हम इसके पीछे। नहीं किया US कांग्रेस ने अप्रूव। तीसरा अहम फैक्टर ये है कि इसकी फंडिंग कौन करेगा भाई? पैसे कहाँ से, कौन सा मुल्क कितना % देगा? मिसाल के तौर पर बांग्लादेश के अंदर XYZ प्रोजेक्ट लग गया, उसकी फंडिंग कौन देगा? कौन सा मुल्क कितना कंट्रीब्यूट करेगा? फंड कायम होगा ना इसका, उसमें कौन सा मुल्क कितना % पैसा देगा, ये डिसाइड नहीं हुआ अभी तक। नाउ ये सारी बातें अगर आप देखें ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें किसी किस्म की कोई क्लियरिटी नहीं है। ये हवा में बना हुआ एक प्रोजेक्ट है, और मुझे नहीं पता कि इंडोनेशिया इसके अंदर क्यों चला गया है। इसके साथ 2-3 और भी गए, लेकिन चलें वो तो अमेरिका के करीब थे, तो वियतनाम है जैसे कि। इंडोनेशिया तो चाइना के साथ काफ़ी अच्छे, अच्छा कुछ आइलैंड्स पर डिस्प्यूट्स हैं,
लेकिन जनरली इनके अच्छे रिलेशन है चाइनीज़ के साथ। लेकिन अब बांग्लादेश को भी घेरने की कोशिश हो रही है और इसको बढ़ाएंगे। नेक्स्ट फेज में ये इसको पूरे साउथ एशिया के अंदर भी लाएंगे। पहले ये आसियान के मुल्कों को टारगेट कर रहे हैं और बाकी वो जो इंडो पैसिफिक के अंदर मुल्क है ना, पहले ये उसको फिलिपाइन वगैरह और ये सारे इनको टारगेट करेंगे, इनको लाकर और यहाँ पर थोड़ा सा मुस्तहकम होने के बाद ये इधर आएंगे पाकिस्तान की साइड पे और ये नेपाल वगैरह इनको लाने की कोशिश करेंगे। बीआरए का बिल्कुल टफ टाइम देंगे, ये कम्पीट करने के लिए बनाया गया। तो मुझे लग रहा है कि ये हवा में बना हुआ है, इसकी कोई सर पैर नहीं है। और चाइनीज़ जो कॉन्फिडेंट है ना कि ये नहीं चलेगा ज़्यादा, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक मुल्क सिर्फ इधर उधर होना है, जापान इधर उधर हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, वीक लिंक उसमें अंदर मिसाल के तौर पर इंडिया इधर उधर हो गया, फिर क्या करेंगे भाई? रशिया का प्रेशर आ गया इंडिया के ऊपर फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा? रशिया देखें श्रीलंका के अंदर अपने पाँव जमा रहा है। श्रीलंका के अंदर हो सकता है कि वो अगर आईएमएफ उनको बेल आउट ना दे तो हो सकता है चाइनीज़ और रशियन ही उनको बेल आउट दे दें, ये भी हो सकता है। तो अगर रशिया यहाँ पे आ गया श्रीलंका के ऊपर तो इंडिया के ऊपर एक एडिशनल प्रेशर होगा कि क्वाड से ज़रा खुद को डिस्टेंस करे। बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर। कोई एक मुल्क भी इधर उधर हो गया ना तो क्वाड तो धपड़धूस होगा ही, ये भी चला जाएगा। तो सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए इसके अंदर जाने या ना जाने का। ऐसा ना हो कि वो भी चला जाए, बीआरआई भी चला जाए और ये भी चला जाए और सारे मुल्क ऐसे ही बैठे हुए हैं फिर।